नमस्कार, स्वागत है आप सभी का विकास लेक्चर में। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप और आपका परिवार रोजाना की तरह अच्छे होंगे। और दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे केमिस्ट्री 12th क्लास के जो यूपी बोर्ड का एग्जाम आज हुआ है उसी के आंसर की को लेकर दोस्तों आज की वीडियो में बातचीत करेंगे। तो फिलहाल जिन बच्चों का एग्जाम बहुत अच्छा हुआ है उन सभी को मेरी तरफ से दोस्तों बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मंगल कामनाएं। मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स के बहुत सारे मैसेज आए हुए हैं, लगभग 6:30 बजे से जो है काफ़ी मैसेज आ रहे हैं कि जो इनके आंसर है वो क्या क्या है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में समझ में नहीं आ रहा है, तो प्लीज़ इनके आंसर जो है भेज दीजिएगा। तो दोस्तों, ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया है ताकि अपने डाउट आप लोग सभी पूरे कर लीजिए। जैसे कि स्टूडेंट्स ने भेजा है कि मैं आपको जानता नहीं हूँ, लेकिन फिर भी आपने जो सैम्पल पेपर कराए हैं, मैंने उनकी तैयारी की थी, मुझे बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है। ठीक है, तो मैं आपका वीडियो आगे भी ऐसे ही शेयर करता रहूँगा। धन्यवाद भैया। तो दोस्तों चलिए, जो आपका पेपर है उसका मैं सीधे से आंसर के बारे में आपको बता रहा हूँ। वैसे पेपर जो है हर साल के मुकाबले दोस्तों काफ़ी आसान रहा है, और मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैंने जितने सैंपल पेपर कराए थे उन्हीं में से आपको सभी क्वेश्चन मिले हैं। एक दो क्वेश्चन दोस्तों इधर उधर होता है, क्योंकि मैं वीडियो में भी बताता रहा हूँ अपनी, जो मैंने लास्ट टाइम वीडियो भेजा था आपको, सावधान वाला वीडियो आपने देखा होगा, उस वीडियो में भी मैंने आपको बताया है कि कभी भी पेपर इतना ईजी नहीं आता है कि सभी क्वेश्चन टीचर्स के द्वारा बताए गए आ जाएंगे, लेकिन पेपर इतना भी हार्ड नहीं आता है कि किसी का बताया हुआ आपका एग्जाम में नहीं आएगा। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ भी ऐसा ही हुआ है दोस्तों। ऐसा नहीं है कि 100% प्रत्येक क्वेश्चन आपका लगा है। जैसे मेरी नज़र में एक क्वेश्चन है दोस्तों, थैलेमाइड संश्लेषण विधि समझाओ। एक क्वेश्चन मैंने किसी भी सैंपल पेपर में नहीं लिया है, लेकिन यहाँ पेपर में दोस्तों आया हुआ है। ठीक है, ऐसे ही दोस्तों एक दो क्वेश्चन रहता है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दोस्तों, टॉपर बनने के लिए आपको 70 में से 70 जरूरी नहीं है, आपके 68 नंबर भी आ जाएं, 65 भी आ जाएं, तो दोस्तों फिर भी बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो फिलहाल बात करते हैं। हमारे पहला प्रश्न है, इस प्रश्न के प्रत्येक खंड में 4 विकल्प दिए गए हैं, सही उत्तर चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिएगा। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन में पढ़ूंगा, यही से एक्सप्लेन करूंगा, आप लोग केवल अपना पेपर मिला लेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि घनीय क्रिस्टलों में अक्षीय दूरियों या कोर की लंबाई होती है। दोस्तों, इसका आपको पता होगा, जो घनीय क्रिस्टल होते हैं, अगर मैं यहाँ पर घनीय क्रिस्टल की बात करूं तो घनीय क्रिस्टल दोस्तों इस तरह का होता है क्या, और उसमें जो होता है आपका A बराबर B बराबर C। दोस्तों समझ सकते हैं, चैप्टर नंबर 1 ठोस अवस्था से ये क्वेश्चन आपका उठाया हुआ है दोस्तों, और इसका राइट ऑप्शन दोस्तों फिलहाल है हमारा पहले के साथ, इसका राइट ऑप्शन चला जाएगा। ठीक है, पहले ऑप्शन के साथ दोस्तों इसका राइट ऑप्शन चला जाएगा, यानी कि पहले क्वेश्चन का पहला ही ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, चलते हैं इसके बाद दूसरा क्वेश्चन विलियन पार्ट से लिया गया है। पेपर पता नहीं किस तरह से सेट किया गया है, पहले पार्ट से पहला क्वेश्चन, दूसरे पार्ट से दूसरा क्वेश्चन, है ना। तो चलिए पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है, 450 ml विलियन में 9 ग्राम NaOH घुला हुआ है, विलियन की मोलरता मोल प्रति लीटर में ज्ञात कीजिएगा। तो फिलहाल इसको दोस्तों न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन है, इसको करना पड़ेगा। तो चलिए समझते हैं इसको। दोस्तों, जहां तक मुझे लग रहा है कि NaOH का अनुभार भी हमें निकालना पड़ेगा। तो चलिए NaOH का अनुभार यहाँ पर देखते हैं पहले क्या है भैया। ठीक है, तभी इसका राइट आंसर दोस्तों हम निकाल पाएंगे जब इसका हल आपके सामने होगा। तो देखिए, जिन बच्चों ने आंसर को जो है जिस तरीके से उठाया है, तो फिलहाल उनकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, तो विद्यार्थी यहाँ पर जो है मोल वो लीटर ml में दिया है, कितना 450 ml में दिया है मान, सही है। और दोस्तों, जो आपके पास मात्रा है NaOH की मात्रा, NaOH की मात्रा कितना है, 9 ग्राम है, सही है। अच्छा, NaOH का जो अनुभार है, NaOH का अनुभार, तो अनुभार की यहां पर बात करें तो भैया Na का कितना होता है, क्या 23 होता है क्या, और ऑक्सीजन का 16 + 1, और दोस्तों ये हो जाएगा कहीं ना कहीं 40, तो 40 हो जाएगा दोस्तों इसका अनुभार, सही। NaOH का अनुभार दोस्तों कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। अच्छा, अब इससे मोलरता के बारे में पूछा जा रहा है, मोलरता बराबर, तो दोस्तों मोलरता क्या होता है, मोलरता होता है W/1000, क्योंकि ये दोस्तों क्या है आपका ml में है, तो इसलिए ऊपर जो होता है M और V, किसमें दोस्तों, ये लीटर में है, तो इसलिए ये ml में दे रखा था, तो यहां से गुणा किया आपने 1000 का, सही है। अब W का मान बताइएगा, मात्रा कितना है 9 गुणा 1000 बटे M का मान अनुभार कितना है 40 है गुणा, ठीक है 450, V का मान दोस्तों 450, तो 1 0 से 1 0 उड़ा दीजिए, 1 0 से 1 0 उड़ा दीजिए,
9 एकम 9, 9 पंजे 45 हो जाएगा। सही है। अब इसके बाद दोस्तों 9 पंजे 45, यहाँ पर 5 आ जाएगा, 9 पंजे 45। ठीक है, और 5 दूनी 10 और 2 एकम 2 दूनी 4, 1/2। दोस्तों 1/2 इसके ऑप्शन में नहीं है, लेकिन 1 को भी भाग दीजिएगा 2 से तो 5 आ जाएगा, 0.5। तो दोस्तों बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। फिलहाल इसका राइट ऑप्शन दोस्तों मेरी कैलकुलेशन के आधार पे 0.5 आ रहा है। ठीक है, आपने नहीं पता है कि आपने वहां पर क्या क्या होगा, लेकिन वास्तव में दोस्तों बड़ा ही आसान क्वेश्चन था, ट्रेंडिंग क्वेश्चन है और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूं कि आपने क्वेश्चन दोस्तों बहुत अच्छे से कर लिया होगा, इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था। ठीक है, तो चलिए इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में बात हो रही है शून्य कोटि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई होगी। दोस्तों मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया भी था कि प्रथम कोटि अभिक्रिया शून्य कोटि अभिक्रिया से रिलेट करने वाले दोस्तों वेग स्थिरांक का मात्रक आपसे सीधा सीधा पूछा जाएगा। तो आपने जो है इस क्वेश्चन को अगर ध्यान दिया होगा मेरी वीडियो पे, तो आपने जो है इस क्वेश्चन को दोस्तों उठा दिया होगा बड़े अच्छे से। तो फिलहाल दोस्तों अगर मैं बात करूं मोल प्रति लीटर सेकंड इनवर्स, तो दोस्तों ये है हमारा ऑप्शन नंबर 3। इसका राइट आंसर है 11 नंबर का, ये दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 है। और इसमें क्या रहा है मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा नंबर 3। तो देखो मजे की बात, कॉन्सेप्ट समझिए इसका क्या है, मैजिक समझिएगा। मैजिक क्या है दोस्तों, पहले क्वेश्चन का पहला सही है, दूसरे का दूसरा सही है, तीसरे का तीसरा सही है। देखो क्या मैजिक, मतलब पेपर किसने सेट किया है, एकदम तफरी में पेपर को सेट किया गया है भाई, है ना। यानी कि पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरे, एकदम तफरी में पेपर को सेट किया गया है। खैर कोई बात नहीं, जो बच्चे जड़ पकड़ने वाले हैं तो उन्होंने तो उठा दिए हुए क्वेश्चन। अच्छा, इसके बाद दोस्तों गह क्वेश्चन में दे रहा है कि गाटरमान कोक अभिक्रिया द्वारा बेंजीन बनाता है। ठीक है, तो गाटरमान कोक अभिक्रिया द्वारा बेंजीन बनाता है। तो दोस्तों मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं क्या कि जब आपने गाटरमान कोक अभिक्रिया को पढ़ा था और कुछ स्टूडेंट्स ने अगर मेरी बताई हुई बात पे गौर की हो, तो दोस्तों जब हमने इसका लास्ट वीडियो बनाया था मोटिवेट वीडियो कि आपको एग्जाम किस तरह से उठा देना है, तो मैंने आपको बताया था कि गाटरमान कोच अभिक्रिया या हाफमान ब्रोमाइड अभिक्रिया दोस्तों जो वैज्ञानिक के नाम अभिक्रिया होती है उनमें सीधा सीधा या तो उत्पाद के बारे में पूछा जाता है या किसका माध्यम ले जाता है, ये सारी बातें जो है दोस्तों कभी कभार पूछ ली जाती है। तो ऐसा ही यहाँ पर हुआ है। तो फिलहाल गाटरमान कोक अभिक्रिया की अगर हम बात करें दोस्तों, तो कह रहा है कि बेंजीन जो होता है दोस्तों वो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ और HCl के साथ AlCl3 की उपस्थिति में, क्या AlCl3 की उपस्थिति में यानी कि निर्जल AlCl3 होना चाहिए भैया, तो ये क्रिया करता है दोस्तों। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये कहीं ना कहीं भैया क्या बेंजल्डिहाइड बनाता है क्या, कमेंट करके बताइए क्या दोस्तों बेंजल्डिहाइड बनाता है। तो क्या ऑप्शन में आपके बेंजल्डिहाइड है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर 2 में बेंजल्डिहाइड दिया है दोस्तों। तो अभिक्रिया को रिएक्ट कराएंगे, आप इसको बैलेंस कराएंगे तो दोस्तों HCl जो है यहाँ पर फिलहाल रिमूव हो जाएगा। ठीक है, HCl जो है दोस्तों जो का तो रिमूव हो रहा है, इसमें कोई भी शक वाली बात नहीं है। क्योंकि HCl दोस्तों कहीं ना कहीं एक तरह से माध्यम का यहाँ पर काम करता है। तो गाटरमान कोच रिएक्शन दोस्तों इस तरह से आपको कुछ भी नहीं करना था, केवल बेंजल्डिहाइड दोस्तों क्लिक करना था। तो जिन बच्चों का ये ऑप्शन सही हुआ है वास्तव में उन बच्चों ने गाटरमान अभिक्रिया को दोस्तों पढ़ा हुआ होगा। ठीक है, चलिए इसके बाद बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है और एकदम सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। जो बच्चे मेन फैक्ट को समझ जाते हैं तो उन्होंने इस क्वेश्चन को बढ़ा दिया होगा। चलिए मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ 10 नंबर में। भैया कह रहा है कि कार्बिल एमीन अभिक्रिया नहीं देती है। दोस्तों एमीन वाले चैप्टर से ये लिया गया है, केमिस्ट्री सेकंड का एमीन चैप्टर से लिया गया है और कहीं ना कहीं बात कर रहा है क्या, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, जो हमारा द्वितीयक एमीन और तृतीयक एमीन होता है कभी भी दोस्तों कार्बिल एमीन रिएक्शन को नहीं देता है। क्यों? क्योंकि जिनके अणुभार ज्यादा होते हैं क्या, तो वो कभी भी इस तरह का रिएक्शन दोस्तों नहीं देते हैं। मैंने आपको ऑफलाइन में भी बताया था कि ध्यान दीजिएगा, जो ज्यादातर हमारा अणुभार जिसका बढ़ जाता है उसकी विलेयता दोस्तों कम हो जाती है, अणुभार बढ़ने से विलेयता घटती है। और जो हमारे प्राथमिक हैं, चाहे एल्कोहल हो या आपका एमीन हो, कुछ भी हो, या फिर दोस्तों मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल का कोई प्राथमिक कंपाउंड हो, किसी भी तरह का हो दोस्तों, जो हमारा प्राथमिक की अगर बात होती है तो भैया ये ज्यादा ही क्या होते हैं, ज्यादा ही क्रियाशील होते हैं द्वितीयक और तृतीयक के मुकाबले। तो फिलहाल आप गौर करिएगा CH3 CH2 NH2 दोस्तों प्राथमिक एमीन है। ये क्या है भैया, प्राथमिक एमीन है पहले ऑप्शन में। लेकिन ये कह रहा है कि कार्बिल एमीन अभिक्रिया नहीं देता है। क्या मतलब नहीं की बात हो रही है,
मैंने आपको बताया था निगेटिव के लिए निगेटिव पॉइंट ढूंढिएगा और दोस्तों पॉजिटिव के लिए पॉजिटिव पॉइंट ही आपको ढूंढना है अपने 4 ऑप्शन में। और फिलहाल अगर मैं बात करूं तो भैया पहले ऑप्शन में प्राथमिक एमीन दिया है, मतलब कार्बन एमीन अभिक्रिया के लिए ये बात सही है, लेकिन उसने नहीं है पूछा है। तो ऑप्शन नंबर 2 देखिएगा CH3NH2, ये भी प्राथमिक एमीन है। और तीसरे में क्या दिया है CH3NH3, दोस्तों ये द्वितीयक एमीन है, ध्यान रखिएगा द्वितीयक एमीन, ये इसका राइट ऑप्शन जो है हो सकता है। लेकिन गौर कीजिएगा मेरी बात पे, मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था दोस्तों कभी भी हमें एक या 2 ऑप्शन को अपना आंसर नहीं चॉइस करना चाहिए, 4 ऑप्शन पढ़ने चाहिए। तो देखते हैं चौथा ऑप्शन में हमारा क्या है C6H5NH2, यानी कि दोस्तों ये भी आपका प्राथमिक एमीन है, यानी कि एनिलीन की बात हो रही है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है दोस्तों तीसरे के साथ चला जाएगा, यानी कि टै का जो आपका टै का क्वेश्चन है उसका दोस्तों राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा जो है हो जाएगा। इसमें दोस्तों द्वितीयक एमीन यानी कि CH3NH3, तो कहीं ना कहीं बात हो रही है द्वितीयक एमीन की। और दोस्तों द्वितीयक एमीन जो है कार्बिल एमीन अभिक्रिया को नहीं देते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। जिन बच्चों ने आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा लगाया था तो उनका दोस्तों एकदम से जो है सटीक पॉइंट्स है और सटीक आंसर दोस्तों उनका ठीक है, यानी कि उनका ऑप्शन दोस्तों तीसरा सही हो जाएगा। चलिए इसके बाद बात करते हैं 6 नंबर की। जो हमारे बायो के स्टूडेंट हैं उन्होंने तो दोस्तों ये बिना पढ़े ही उखाड़ दिया होगा, क्योंकि दोस्तों ये कहीं ना कहीं बात कर रहा है डीएनए से रिलेट बात हो रही है यहाँ पर। तो भैया इसमें कह रहा है कि 6 ऑप्शन में कि निम्नलिखित में से कौन सा डीएनए में क्षारक नहीं होता है। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, जो हमारे बायो के स्टूडेंट्स हैं वो उसको जो है बिना पढ़े भी उखाड़ सकते हैं, बिना ऑप्शन के भी उखाड़ सकते हैं। क्या कि डीएनए में क्षारक नहीं होता है दोस्तों, नहीं की बात हो रही है तो भैया यूरेसिल नहीं होता है क्या, तो यानी कि इस ऑप्शन का भी दोस्तों ऑप्शन नंबर तीसरा राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि 6 नंबर का जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 यूरेसिल, तो इसका भी दोस्तों तीसरा राइट ऑप्शन हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद दोस्तों अगर हम क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6 की बात करें और दोस्तों 7 की बात करें तो सारे के सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। पेपर बहुत ही इजी था। जिन बच्चों ने मेरे द्वारा दिए गए सैंपल टेस्ट पेपर का अध्ययन किया था दोस्तों, वास्तव में उनका प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा होगा। फिलहाल आपको एक बार पुनः मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मंगल कामनाएं दोस्तों अपनी तरफ से देता हूं। लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि अभी आपकी एग्जाम की जो परीक्षा थी दोस्तों ये भी पूरी तरह से खत्म नहीं है, बल्कि अभी तो आपने स्टार्टिंग ही किया है सफलता की। और दोस्तों आपका पहला कदम होगा जब आप ग्रेजुएशन में दोस्तों एडमिशन ले लेंगे और अपनी पढ़ाई को जो है जिस तरीके से आपने आज केमिस्ट्री के पेपर को उखाड़ा है दोस्तों, इसी तरह से जो है आपको सफलता निश्चित रूप से दोस्तों मिलेगी। ऐसे ही अपनी पढ़ाई जारी रखिएगा। तो दोस्तों एक नई मोटिवेशन बात के साथ मैं आपके सामने जो है फिर एक वीडियो लेकर आऊँगा कि आपको 12th क्लास के बाद क्या करना चाहिए, कहाँ एडमिशन लेना चाहिए और किस किस मोड पे दोस्तों आपको किस तरह के कैंडिडेट जो है एडमिशन के लिए मिलेंगे। आपके रिलेशन में दोस्तों बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जो आपके जानकार हो, लेकिन ध्यान रखिएगा आपको किसी भी के भी चक्कर में नहीं आना चाहिए। एडमिशन को लेकर दोस्तों थोड़ा सा अलर्ट रहने की आवश्यकता होती है, क्योंकि दोस्तों जिस तरह से आपने इंटरमीडिएट की पढ़ाई लगभग कंप्लीट कर ली है, एग्जाम आपके बहुत अच्छे गए हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों के लिए मैं बहुत जल्दी जो है एक मोटिवेशनल वीडियो लेकर आऊँगा कि इसमें आपको सारी बातें बताऊंगा कि आपको भविष्य में किस तरह के कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहिए। सभी चर्चाएं होंगी। तो अपने फ्यूचर को लेकर दोस्तों आपको जो है गंभीर रहना चाहिए। अभी जो है ज़्यादा मटर गश्ती करने की ज़रूरत नहीं है।